अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3D न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं सलमान जिलानी इस वक्त मौजूद हूँ एयर यूनिवर्सिटी में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लिश डिपार्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हसीनुर रहमान। हम इनसे बात करेंगे मेन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हमारा आज का एक मेन टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर, और उसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अपना सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दें ताकि पब्लिक जान सकें कि आपने मैट्रिक से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और उसके बाद ये इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की डिग्री किस तरीके से आपका ये चला। मेरा नाम हसीनुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैंने पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेज़ी अदब में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो से, और पिछले 12 सालों से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। और अभी आजकल मैं अपने टीचिंग खिदमत जो है वो एयर यूनिवर्सिटी कराची के अंदर सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के। मैंने सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया है साइंस के अंदर, और फिर कॉमर्स के अंदर मैंने बीकॉम, आई कॉम और बीकॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड इकोनॉमिक्स से किया है। उसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर किया है, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियारी यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया है लिटरेचर के अंदर, और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो से किया है। और इसके साथ साथ मैंने वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से शहादतुल आलमिया की सनद भी हासिल की है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ है। सर ये बताइए कि आपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही पीएचडी क्यों की? क्या आपके पास और ऑप्शन भी नहीं थे? और जब आपने ये पीएचडी की, जब आपने इंग्लिश लिटरेचर को चूज किया, तो उस टाइम तो शायद आई डोंट थिंक कि इंग्लिश लिटरेचर इतना आम हुआ, क्योंकि अभी भी इतना आम नहीं है ये। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उस वक़्त कि मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था लिंग्विस्टिक के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि लैंग्वेज के अंदर मास्टर करने से मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो लेकिन जब मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसके 3-4 महीने बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर तो लिंग्विस्टिक है ही नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर है। तो फिर मैंने इसी लिटरेचर को परस्यू किया और मुकम्मल किया। तब जाके मुझे इस लिटरेचर की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि ये लैंग्वेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही मजबूत है और ऑथेंटिक है। तो इस वजह से फिर मैंने मास्टर किया लिटरेचर में। तो जब लिटरेचर में मास्टर किया तो फिर मैं पेशावर गया एमफिल के लिए, एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। लेकिन 6 महीने बाद ही मैं वहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मैंने हालात देखे तो मुझे पता चला कि कुछ एचएससी के इश्यूज़ हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। फिर मैंने यहाँ पर लियारी यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर शहीद भुट्टो लियारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एडमिशन लिया लिटरेचर के अंदर, और उसी के अंदर फिर मैंने एमफिल और पीएचडी भी लिटरेचर में किया। सर ये बताइए कि इंग्लिश लिटरेचर जो है ये पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर एक स्टूडेंट ये लिटरेचर की तरफ मतलब इंग्लिश के अंदर आ रहा है, तो वो लिंग्विस्टिक प्रेफर करे या लिटरेचर प्रेफर करे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए और क्या ज्यादा इजी लगता है? देखिए, इस सवाल को अगर आप यूं करें कि स्कोप किसका है, लिटरेचर का है या लिंग्विस्टिक का है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि स्कोप इंसान खुद बनाता है। लैंग्वेज का, लिटरेचर का कोई स्कोप नहीं है। अगर इंसान के अंदर खुद स्कोप है, इंसान में खुद में स्कोप होना चाहिए। हाँ, अगर इंसान खुद इतना काबिल है तो उसके अगर वो खुद स्कोप बना सकता है तो फिर चाहे वो लिटरेचर में हो चाहे वो लिंग्विस्टिक में हो, दोनों फील्ड जो है ना वो उनका स्कोप है। तो और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत का हामिल है यहाँ पर। अगर आपका इंटरेस्ट लैंग्वेज में है तो फिर आप लैंग्वेज में जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो फिर आप लिटरेचर में जाएं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक में है, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये आपको फायदा नहीं देगी। और अगर आपका इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी आपकी लिटरेचर में है और आप लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं, तब भी आपको फायदा नहीं देगी। सर ये बताइएगा कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स, पोएम्स और ड्रामा वगैरह, तो सर इतना मतलब इसको
ایک تنگ کیوں کیا ہوا ہے اتنا, مطلب یہ ہارڈ کیوں ہے کہ ہمیں اتنی ساری چیزیں پڑھنی ہے, اتنی ساری ایجز یاد کرنی ہے, رائٹر یاد کرنے ہیں, سر اس کو اتنا ڈیفیکلٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں آپ سے ایک آسان سا سوال کرتا ہوں کہ جیسے آپ کی زندگی ہے, جی سر. آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو یاد رکھتے ہیں, مختلف رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں, مختلف واقعات کو یاد رکھتے ہیں, اپنی پیدائش کو, اپنے والدین کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے جہاں پر آپ نے وقت گزارا ہے, جہاں سے آپ نے اسکولنگ کی ہے, تو ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے آپ یاد کرتے ہو اسی طریقے سے لٹریچر بھی ایک زندگی ہے. تو زندگی کے مختلف شعبوں کو جب آپ یاد رکھتے ہو, اس کو اہمیت دیتے ہو, اسی طریقے سے لٹریچر بھی ایک زندگی ہے. اور جس طریقے سے زندگی کے کچھ اصول اور ضوابط ہے, تو لٹریچر کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں. تو ہم پڑھانے کے مقصد سے صرف کچھ کتابیں اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیتے ہیں, لیکن وہ چند کتابیں صرف اور صرف ایک پاتھ وے ہوتا ہے, ایک پیسج وے ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے. ان جتنے بھی مثال کے طور پر فکشنل ہے, نان فکشنل چیزیں ہیں, ان کو پڑھے اور وہ اپنی زندگی کو ہموار کر سکے. اس سے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں کہ لٹریچر کا اصل مقصد کیا ہے. لٹریچر جو ہے یہ آپ کو کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے تنقیدی ذہن. تنقیدی ذہن آپ کو وہاں پر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کو اپنے روزمرہ مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے روزمرہ مسائل کو حل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا ذہن چاہیے جو ہر طریقے سے, ہر طرف سے, چیزوں کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے سوچ سکے. تو پھر انہی چیزوں کو, معلومات کو, ہنر جو ہے, سکلز, یہ سیکھنے کے بعد جب آپ کو کرٹیکل تھنکنگ حاصل ہوتی ہے تو اس کرٹیکل تھنکنگ کی بدولت آپ پھر پرسنل گروتھ کی طرف جاتے ہیں, سوسائٹل گروتھ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کو ایک سینس حاصل ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے, اور یہ چیزیں لٹریچر کی بدولت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے. سر ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف بی ایس انگلش مجھے بھی یہ بہت کچھ سننے کو ملتا ہے بہت سے لوگوں سے کہ انگلش کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, انگلش فضول ڈگری ہے, انگلش تو آپ ویسے بھی پڑھ لو, انگلش کے اندر آپ کو اتنا مطلب ٹائم کیوں لگا رہے ہو, اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہو. تو سر اس طرح کے جو ایک پریشر بلڈ کیے جاتے ہیں سوسائٹی کی طرف سے, تو ایک اسٹوڈنٹ اس کے لیے کیا کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یونیورسٹیز یہ پروگرامز آفر کرتی ہیں تو ان یونیورسٹیز کو چاہیے کہ یہ چیز واضح کر دے کہ بی ایس انگلش کرنے کا مقصد کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے, ان کا ویژن کیا ہے. جب یہ چیزیں اسٹوڈنٹ کے سامنے واضح ہوں گی تو اس طرح کے سوالات نہیں آئیں گے. کہ آپ کے سامنے میں نے لٹریچر میں پی ایچ ڈی کی ہے, تو جب پی ایچ ڈی کی ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں اور آرام سے ایک زندگی گزار رہا ہوں, پرسکون زندگی گزار رہا ہوں, اس طرح ہر بندہ گزار سکتا ہے اس طریقے سے. حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی تو انگلش کا نہیں تھا, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ایک مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, لیکن میں نے باقاعدہ ایوننگ کے اندر پراپر اسکولنگ, ایجوکیشن, سب چیزیں میں نے کی ہے. تو اس کا اسکوپ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ کو انگلش آ گئی. تو ڈگری کا ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے اور ہر حال میں آنی چاہیے, لیکن ساتھ میں ایک چیز اور ہے کہ اس کا اسکوپ صرف اور صرف ٹیچنگ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اسکوپ آپ جرنلزم ہو گیا, ٹھیک ہے, سی ایس ایس ایگزامینیشن جب آپ پاس کرتے تو اس کے اندر 1 سے 2 پیپر اسی لٹریچر کے حوالے سے ہوتے ہیں, انگلش کے حوالے سے ہوتے ہیں. ایڈیٹوریل جاب ہو گئے, میگزین, نیوز پیپر کے اندر جاب ہو سکتی ہے, سیکریٹریٹ کے اندر آپ جاب کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی سول سروسز ہے جس میں آپ انگلش کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہر ڈگری کا ایجوکیشن کا ایک اسکوپ ہوتا ہے. تو اگر آپ پراپر طریقے سے بی ایس انگلش بھی کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی بھی جہت سے آپ کو آسانی ہوگی اور جاب آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی. اب اگر میں لٹریچر کی بات کروں تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لٹریچر کے ٹیچر بہت کم ہیں. ٹیچر تو ہوں گے لیکن اچھے پڑھانے والے جو ہے نا وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. تو جب اسکوپ بہت زیادہ ہے, ابھی 10 سے 15 سال یہ اسکوپ رہے گا, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہے کہ جو بی ایس انگلش کروا رہی ہے. مثال کے طور پر ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے کہ تھوڑی اور یونیورسٹی بھی آفر کر رہی ہیں بی ایس انگلش. بی ایس انگلش, اچھا کراچی کی مثال لے لو, کراچی میں کتنی یونیورسٹیز بی ایس آفر کر رہی ہے 100 میں سے, یہ بتائیں پرسنٹ.
सर कम परसेंटेज कम परसेंटेज है। जब 20 कम परसेंटेज की ऑफर हो रही है, मिसाल के तौर पर 50% यूनिवर्सिटीज जो है ना ये ऑफर कर रही है, फिर एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर कितने परसेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है? सर वो तो 50 से भी कम है। वो तो 50 से भी कम है, 30% भी नहीं होगी। और ये बताएं कि पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर कौन ऑफर कर रहा है फिर? सर वो शायद सिवाय एक यूनिवर्सिटी के, हमदर्द ने भी शायद ऑफर की है पीएचडी। हमदर्द यूनिवर्सिटी पीएचडी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स करवा रही है, लिटरेचर नहीं करवा रहे। लिटरेचर में नहीं है। तो जब एक चीज का डिमांड होता है, स्कोप होता है, और इंसान ये स्कोप खुद बनाता है। ऐसा भी होता है कि आपने एमफिल किया हो, ठीक है, और एक बंदे ने मास्टर किया हो 16 इयर्स और 18 इयर्स, लेकिन जो 18 इयर्स एमफिल जिसने किया है वो अपने आप को किसी भी इंटरव्यू में अच्छे तरीके से वो यूं समझे कि परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर जो मास्टर वाला है वो आया और उसने परफॉर्म किया तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो इंसान स्कोप खुद बनाता है। सर इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत बात हो गई और आपने एक अच्छे तरीके से ब्रीफली तरीके से समझा दिया कि लिटरेचर क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए। सर अब मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपका एक शौक है, आपकी एक अच्छी कमांड है पोइट्री के ऊपर भी, तो सर उसके बारे में बताइए कि ये शौक कब से शुरू हुआ और कब से आप लिखना शुरू कर किया आपने? देखिए, मैं जब मदरसे में था तो हमारे यहाँ एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसके अंदर औजान होते हैं। औजान फाइलुन 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 फाइलुन, मतलब जो सांचे होते हैं, जिस सांचे पर हम चीज़ों को रखते हैं, जैसे ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक जो है ना एक जैसा होता है, ठीक है। तो वो पढ़ने के बाद, और फिर बचपन ही से मुझे शेर व शायरी का शौक तो था, पढ़ने का भी था, याद करने का भी था, और मेरी मेमोरी भी इस हवाले से बहुत अच्छी थी कि मैं एक चीज़ में पढ़ लेता था। और इसके अलावा मैं जब एक चीज़ सुनता हूँ ना तो खुसूसन रात के वक्त सोते हुए फिर वो चीज़ मुझे तंग करती है। अगर कोई गाड़ी भी यहाँ से गुजरती है और उसके अंदर कोई चीज़ लगी हुई है, वो मेरे कानों तक पहुंचाए, तो फिर वो मुझे फिर तंग करती रहती है। तो इस वजह से ना अक्सर शायरी जो है वो मुझे याद रही। मतलब अगर एक जगह पर सुन ली मैंने, एक जगह पर पढ़ ली, तो मेरे जहन के अंदर 2 से 3 उसके मिसरे याद रहते थे। फिर करते करते मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ा, और फिर आखिर में ये हुआ कि जो चीज़ें मैं सीखना चाह रहा था वो मुझे फिर मेरे एक छोटे भाई है मुफ्ती मुबीनुर रहमान साहब, उनसे एक मरतबा डिस्कस करने के बाद पता चला कि ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है। बस फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उस पर अपना थोड़ी बहुत कमांड हासिल की, लेकिन जो मज़ा फ्री राइटिंग में है ना वो इन चीज़ों में नहीं। फ्री राइटिंग के अंदर, जो फ्री राइटिंग का मतलब है ना, जो फ्री वर्स में है, जो मैं अपने ख्यालात जिस तरीके से मैं एक आज़ादाना शायरी के अंदर बता सकता हूँ, मैं उसमें नहीं बता सकता। तो सर अगर कुछ बता दें, कोई आपकी खुद की लिखी भी कुछ हो जाए अगर। सर वो जो आप एक सुनाया करते थे चाय वाली आप लोगों ने बहुत, सर भाग्य में सुनी ना। अच्छा, वो मेरी नहीं है, लेकिन ये बहुत अरसे से ये स्टूडेंट की फेवरेट रही है, तो हर जगह पर डिमांड यही होती है। अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट ये क्यों पसंद करते हैं, चलो मैं आप लोगों को बता। थोड़े रिलेट कर जाते हैं ना हम लोग, खास तौर पर हम जैसे लड़के। अच्छा, बहुत अरसा हुआ एक दिन बताया था मुझे उसने, बनाना कुछ नहीं आता, अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो सिर्फ चाय बनाती हूँ, पियोगे ना? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराता ही रहा, बनाना कुछ नहीं आता, सिर्फ चाय बनाती हो। नहीं पीता, मुझे चाय से नफरत है, मुझे चाय से उलझन है, मगर इस बात को गुजरे हुए अरसा हुआ लोगों, अब वो न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब मैं चाय पीता हूँ, बड़ी कसरत से पीता हूँ, बड़ी हसरत से पीता हूँ। सर ये शायरी तो जैसे आपने कहा कि आपकी खुद की नहीं है सर, लेकिन आपने खुद ने भी एक शायरी लिखी थी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, आपने क्लास के अंदर सुनाई भी थी। तो सर अगर वो हो जाए तो टॉपिक भी हमारा वही है और एक शायरी भी हो जाएगी। अच्छा, वो मुझे पढ़कर सुनानी होगी क्योंकि वो कुछ बहुत लंबी है। सर पढ़ के मजा आएगा। ओके। तुम्हें याद है वो दिन जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, क्लास के बाद चाय और कॉफी नोश करते थे। तेरे न आने से पढ़ाई में दिल न लगता था, उस दिन चाय की 2 प्यालियां लेकर तुम्हें तसव्वुर करता था। फिर आप तुम और तुम में बदल गए और जलने वाले हाथ मलते रह गए।
हमारे साथ होने से जहां में रंग रहता था, परिंदे सुरीली आवाज में हमारे गुण गाते थे। गोया सारे चरिन परिन हमारे साथ पर खुशियां मनाते थे, हमारे साथ को अरब के लैला मजनू भी तरसते थे। बलूचिस्तान के शरीफ फरहाद और सिंध के सस्सी पुनू भी, और खैबर पख्तूनख्वा के यूसुफ खान और शेरबानो भी, गोया रोमियो और जूलियट की मोहब्बत भी मान पड़ जाती थी। तुम्हारे साथ से मुझमें जिंदगी की मोहब्बत जाग जाती थी। तुम्हारे लिए दूसरा ट्रॉय जंग भी लड़ने को तैयार था, क्योंकि सुबह शाम हर आन आसपास और एक आस तुझी से वाबस्ता थी और तेरे दम से ये दुनिया थी। हमारे साथ चलने से जमीन का निजाम चलता था। अफलातून ने इसी वजह से शायरों को आइडियल वर्ल्ड से निकाला था, ताकि हमारी जिंदगी की इमिटेशन ना हो। फलसफियों के तसव्वुरात और ट्रांसेंडेंटलिज्म के नजरियात चलते गए। हमारे साथ से विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म की बुनियाद रखी, और जॉन डन ने हमारी मोहब्बत से मेटाफिजिकल के तसव्वुर को जाना। हमारी मोहब्बत की भरपूर जिंदगी ने डांटे और बुकेशियो को सोचने पर मजबूर किया, और असर नौ तमाम इल्मी व फहमी जावियों को रिनेसा के जरिए से तामीर किया। फिर अचानक एक बारिश में हमारा साथ छूट गया। गोया दुनिया तारीख हो गई जैसे ताउन के मर्ज ने 2/3 लोगों को मार डाला था। गोया ताता के लोगों ने मुसलमानों को जला डाला था। दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया। सितारे चरिन परिन अपने अपने मामूलात भूल गए। हमारी किस्मत को एरोज की बद्दुआ लग गई, और मैं अपोलो की तरह डिफनी की मोहब्बत में सरगर्दा रहने लगा। W.B. येट्स की शायरी गोया हमारे लिए थी, और लोग हिटलर की तरह हमारी मोहब्बत की दास्तानें सुनाने लगे। जॉन डन मेटाफिजिकल के तस्वुर से हाथ धो बैठा। वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिसिज्म में डगमगाने लगा। डिवेंची, माइकल एंजिलो, रस्किन और पिकासो ये सारे आर्ट के जावियों में खो गए। अफलातून आइडियलिज्म से बाहर आ गए। डांटे और बुकेशो भी हवास बाख्ता हो गए। ट्रेजिडी ट्रेजिक कॉमेडी बन गई, और बाद में कॉमेडी ऑफ मैनर्स की शक्ल इख्तियार कर गई। गोया सारा जहां रुक गया। जैसे रॉबर्ट फ्रोस्ट खराब मौसम में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए निकले थे, उसी तरह मैं भी कायनात में इस बारिश के कतरे को ढूंढने लगा जो हमारी जुदाई का सबब बना। मैं चाहता कि इस कतरे को ढूंढ कर रोमियो और जूलियट, यूसुफ खान और शेरबानो, सस्सी पुनू, शरीफ फरहाद और लैला मजनू को पिला दूं, ताकि ये लोग भी जुदाई का मजा मेरे साथ चखते और मोहब्बत से बाज आ जाते। हाय हाय सर ये मतलब थोड़ी रिलेटेबल भी हो गई हम लोग, कुछ ज्यादा ही हो गई है। आपने स्टार्ट में जो बातचीत की, तो सर थैंक यू सो मच। आपने मतलब एक अच्छी तरीके से लिटरेचर समझाया, और आपने अपनी शायरी भी हमारे साथ शेयर की। सर लास्ट के अंदर बस एक सवाल के साथ मैं एंड करना चाहूंगा वीडियो। एक शॉर्ट आंसर क्या होगा कि व्हाट इज लिटरेचर? इसका एक शॉर्ट आंसर क्या होगा? लिटरेचर इज अ प्रोसेस ऑफ learning knowledge and getting critical thinking to improve your personal and societal growth. It works as an episteme in the society, and education can be anything. It can be like formal and informal, skill-based learning. So from anywhere you get education, that will be called education. थैंक यू सो मच सर। मुझे आपसे बात करके ऑन कैमरा बहुत अच्छा लगा सर। मैं खुद पे प्राउड फील करूंगा मैं आपके साथ बैठा और आपसे बातचीत की। सर थैंक यू सो मच अगेन।